नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 14 और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतंत्र के विषय में किसका कथन है। तो बिल्कुल आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए कविता में संस्कार, गद्य में विचार का स्वरूप है, तो स्वरूप फॉर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी श्रद्धा और भक्ति इज राइट आंसर। बात करें श्रद्धा और भक्ति की, श्रद्धा और भक्ति जो है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान में रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में कौन महादेवी वर्मा का निबंध नहीं है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी अतीत के चलचित्र इज राइट आंसर, है ना। ये निबंध नहीं है बल्कि एक रेखा चित्र है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है सीरीज की याद आई निबंध किसका है। जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए विद्या निवास मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए सीरीज की याद आई कब आई, बोले जब विद्या के निवास पर पहुंचे तो सीरीज की याद आई, ऐसे ध्यान में रखिएगा। और मैं इसी क्लू से आपको याद कराता हूं कि जब भी आप विद्या के निवास पर बैठते हैं तो सीरीज की याद आती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए पद्म सिंह शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, मैंने इसकी चर्चा की थी कि आधुनिक समाज में अगर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है ना, तो उसके पद से की जाती है कि आप किस पद पर सुशोभित हैं, किस पद पर आप कार्यरत हैं, उसी से तुलना की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, तुलनात्मक आलोचना पद से होती है और पद फॉर पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आचार्य कौन कौन हैं। तो आपने देखा कि विकल्प डी चारों हैं, है ना। पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई, कृष्ण बिहारी की देव और बिहारी, लाला भगवान दीन की बिहारी और देव, ये सारे के सारे ग्रंथ और सारे के सारे रचनाकार जो है देव बड़े की बिहारी बड़े विवाद में बिल्कुल भाग लिए थे, ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। और आप सबका जवाब बेहद सुंदर आया कि सर विकल्प है ना, बी को लॉक किया जाए, यात्रा साहित्य राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा करो, यात्रा फॉर यात्रा साहित्य है, रामबीर बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, तो भी ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में फ्रेंच भाषा का शब्द नहीं है। और आपका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी रूबल इज राइट आंसर। बात करें रूबल की, तो रूबल एक रूसी भाषा का शब्द है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 9 है कि संप्रदाय प्रवर्तक कौन जो है, आप देख सकते हैं असंगत है। तो इसमें देखिए एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं और कह रहे कौन एक असंगत है, यानी कौन सही नहीं है। आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सखी संप्रदाय की बात करते हैं ना, तो स्वामी रामदास नहीं है बल्कि सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास हैं, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। मैंने बताया था रुद्र शुद्ध बल्लभ और विष्णु हैं, तो बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, गौड़ी चैतन्य, है ना, राधा बल्लभ हितहर वंश, हर हित करते हैं हर वंश का कौन, राधा बल्लभ, और सखी तो हरिदासी, है ना, स्वामी हरिदास, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, सखी हरि का दासी है, तो हरिदासी माने हरिदास। ठीक है, चलिए।
अब आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी जनता के कवि कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है बल्कि हरिवंश राय बच्चन है, ध्यान में रखिएगा। बाकी कमलेश्वर, कैलाश सक्सेना, त्रिलोचन लोचन प्रसाद, काका हाथरसी, प्रभु लाल गर्ग, ये सब सही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में से किसे सरस्वती सम्मान नहीं मिला है, तो आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबकी स्क्रीन पर बड़ा सुंदर जवाब आप सबका आ गया। सब विकल्प डी को लॉक किया जाए। शिवमंगल सिंह सुमन जी की बात करते हैं ना, तो इनको सरस्वती पुरस्कार नहीं मिला बल्कि इन्हें मिट्टी की बारात पर आप कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी हरिवंश राय बच्चन जी की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती पुरस्कार मिला है 10 द्वार से सोपान तक। लीलाधर जुगड़ी जी की बात करें तो नाटक जारी है पर इनको मिला है। और गोविंद मिश्र जी की बात करते हैं ना तो धूल पौधों पर सरस्वती पुरस्कार मिला है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 है कि समाचार पत्र और संपादक का सही मिलान करना है। प्रश्न संख्या 12 आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबको मिलान करना है। थोड़ा सा समय आप लोग ले लीजिए। और मित्रों बात करें ना तो आप लोगों की काफ़ी दिन से मांग थी सर जो प्रश्नोत्तरी है थोड़ा सा इसको फास्ट कराया जाए, तो बिल्कुल मैं फास्ट करा रहा हूँ, विकल्प को नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल और केवल हम लोग जवाब पर जा रहे हैं। तो आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए उदंत मार्तंड जुगल किशोर का, बंगदूत राजा का राजा राम मोहन राय, सुधाकर तो बाबू तोता होता है और बुद्धि के प्रकाश से सदा सुख मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा, बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 की भैरवी तंत्र आत्मकथा किसकी है, और आपका जवाब फौरन आ गया। अक्सर विकल्प एक को लॉक किया जाए। राज कमल चौधरी इज राइट आंसर। भैरवी चौधरी, ध्यान में रखिएगा। भैरवी तंत्र कौन है, बोले सर राज चौधरी फार राजकमल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 14 आप सबकी स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये इलाज चंद जोशी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर कि निम्न में कौन एक अष्टछाप में नहीं है, आपको जवाब देना है कि कौन एक अष्टछाप में नहीं है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी कौन, हरि व्यास देव इज राइट आंसर। बाकी नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, सूरदास, ये सब तो उसमें आते हैं और मैंने बहुत पहले आपको ट्रिक से इसको कराया है, तो आप सब जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 कि अरुण और मधुरिका किस कहानी के पात्र हैं, आपको जवाब देना है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया सर विकल्प को लॉक किया जाए। आकाशदीप इज राइट आंसर, है ना। आकाशदीप जो कहानी है प्रसाद जी की है जिसके प्रमुख पात्र अरुण और मधुलिका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि हिंदी नई कहानी आंदोलन में कौन शामिल नहीं है, यानी कि हिंदी की जो नई कहानी आंदोलन चला उसमें कौन एक नहीं है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ज्ञान रंजन इज राइट आंसर, है ना। बात करें हिंदी की जब नई कहानी का आंदोलन चला था तो उसमें ज्ञान रंजन नहीं थे। मैंने आपको ट्रिक बताया था कमोरा, है ना। हिंदी की जो नया कहानी है कमोरा है। तो का फार कमलेश्वर, मो फार मोहन राकेश, रा फार राजेंद्र यादव। तो नई कहानी जो आंदोलन होता है ना वो कमोरा होता है, इसे मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है, जवाब आप सबको देना है। विकल्प ये आप देख सकते हैं और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी कहानी इज राइट आंसर, नीलम देश की राजकन्या, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि पंचवटी प्रसंग नाट्य काव्य किसका है, और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो पंचवटी का प्रसंग होता है बड़ा निराला होता है, जब भी पंचवटी का प्रसंग चलता है निराला होता है, ध्यान में रखिएगा। और एक केवल पंचवटी है मैथिली गुप्त की, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 निम्न में कौन सा एक दलित उपन्यास नहीं है, आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 20 आप सबकी स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी की बात करें तो कृष्णा सोबती जी की रचना है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है
कि एक दलित उपन्यास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी छप्पर है ना किसका, हमने बताया था जयप्रकाश करदम का छप्पर है। जस तस भई सवेर है ना, कब, जब सत्य का प्रकाश आएगा। और एक कस्बे के नोट्स कौन लिखता है, नीलेश रघुवंशी लिखते हैं। और नोट की बात करते हैं, ढेर सारी नोट की रचनाएँ हैं, है ना। एक पथ के नोट क्या होता है, पथ के नोट है ना, महेंद्र भल्ला, भला करने के लिए। पत्नी के नोट से ममता होती, ममता कालिया का है। और एक कस्बे का नोट्स नीलेश रघुवंशी। तो सब ध्यान में आप रखिएगा, स्टार लगाकर नोट करते चलिए और इसे कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या, किस एक निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नहीं है, आपको जवाब देना है। इनमें एक कहानी नहीं है, प्रश्न संख्या 21 में। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर। विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी बात करें अप्सरा, तो अप्सरा उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। लिली, सखी और शुक्ल की बीबी, ये सब जो है कहानी है। और इसी सखी का दूसरा नाम चौधरी चमार हो गया था। तो आप लोगों को मैंने बताया था, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में एक कहानी काशीनाथ सिंह की नहीं है। अब काशीनाथ सिंह की कौन सी कहानी नहीं है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 22 आप सबकी स्क्रीन पर है। और बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर। विकल्प डी को लॉक किया जाए, सपाट चेहरे वाला आदमी। अब सपाट चेहरे वाला आदमी कौन है, ये दूधनाथ सिंह की रचना है, ध्यान में रखिएगा। बाकी लोग बिस्तर पे हैं, सुबह का डर और आदमी नामा काशीनाथ सिंह का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है, निम्न रचनाओं का क्रम मिलान करो। इस तरह के प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन नेट जारप में पूछा जाता है कि निम्न रचनाओं का क्रम मिलाना है, आपको क्रम मिलाना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने क्रम भी मिला लिया कि सर विकल्प ये है ना। मैं हार गई, इसके बाद सच है, फिर एक लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, है ना। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है, आपको जवाब देना है। और प्यारा सा प्रश्न है, तो बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। गुलरा के बाबा नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि मार्कंडे जी की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। हंसा जाए अकेला, मार के डंडे, मैंने आपको बताया था। तो गुलरा के बाबा मार्कंडे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 25 है कि दो बैलों की कहानी के मुख्य पात्र यहाँ पे आपको लगाना है नहीं है ना। इन्हीं की दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका प्रमुख पात्र नहीं है। तो कौन सा एक पात्र इसमें नहीं है, आपको जवाब देना था। और आपने जवाब दिया भी कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी की बात करते हैं, घीसू, माधव, बुधिया, ये कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 26 है कि प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता कौन है, आपको जवाब देना है। और इनमें से कहना है कि एक असंगत है, तो कौन असंगत है उसका आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सदा सुखलाल को राम कुमार वर्मा जी ने प्रथम है ना निबंधकार नहीं माना है, बल्कि अगर देखा जाए तो इनको विश्वनाथ जी ने माना है ना। विश्व सदा सुख होता है, तो ध्यान में रखिएगा, विश्वनाथ जी ने इनको प्रथम निबंधकार माना है। और भारतेंद्र चंद्र जी को शुक्ल जी ने प्रथम निबंधकार माना। शिव प्रसाद सितारे हिंद को गणपत चंद ने माना। बालकृष्ण भट्ट को लक्ष्मी सागर बासड़े ने माना है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में अग्रस्वर नहीं है, यानी कि अग्रस्वर नहीं है तो पक्षस्वर होगा। अब विकल्प बी सी डी आप देख लीजिए, इसके बाद विचार करिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प बी और सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी अग्र की बात आती है हम लोग कहते हैं ई और ये रहन, कोई घटना परिघटना होती है तो हम कहते हैं ई रहन और ये रहन। तो दोनों ई ह्रस्व और दीर्घ और दोनों ए है ना, ये अग्र में आ जाते हैं। आ की बात करते हैं ह्रस्वा, तो भैया ये तो मध्य है। और बाकी जो बच जाते हैं वो पस स्वर में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बी ऊ और इसके बाद आपको देखेंगे सी आ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसकी समिष्ट रूप को भाषा कहते हैं, किसकी परिभाषा है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए ध्वनि चिन्ह द्वारा कौन बुलाता है, क्योंकि बाबू छोटा बच्चा होता है, संकेत द्वारा ध्वनि द्वारा बुलाता है क्योंकि बोल नहीं पाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या होते हैं कि निम्न में भाषा की एक विशेषता नहीं है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर
विकल्प ए को लॉक किया जाए। भाषा एक अनुवांशिक संपत्ति है, ये गलत है, एक अनुवांशिक संपत्ति नहीं है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 33 है कि निम्न में कौन एक पश्चिमी भाषा की बोली नहीं है? कौन सी एक भाषा पश्चिमी नहीं है, बोली नहीं है? और आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। अवधी इज राइट आंसर। बात करें ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा की बोलियां हैं। ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेलखंडी पश्चिमी की है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 31 तक निम्न में लिपि का विकास क्रम सही है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी चित्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। चित्र पर भाव, ध्वनि। चित्र पर भाव, ध्वनि, ध्यान में रखिएगा। चित्र है सी, पी, वी और डी, है ना। चित्र प्रभाव ध्वनि, चित्र पर भाव ध्वनि। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि हिंदी का पढ़नी किसे कहा जाता है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प को लॉक किया जाए। कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। अब हिंदी का पढ़नी कौन है जो कमाता भी है और गुरु भी है? तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी का पढ़नी, कमाता भी है, गुरु भी है ना। ऐसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न का 33 है कि निम्न में कौन एक भाषा की विशेषता नहीं है? आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। जटिलता से सरलता की ओर भाषा की विशेषता नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये भाषा सरल से क्लिष्ट की ओर, भावों से विचार की ओर, विचार से भावों की ओर, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 34 है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उसके प्रस्तावक कौन थे? आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 34। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। श्री गोपाल स्वामी अयंगर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए, राजभाषा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक श्री गोपाल, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब आगे प्रश्न संख्या 35 है कि सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। गणपत चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए, सालभद्र सूर्य को कौन माना? बोले गण माने हैं। शिव ने किसको माना? शिव शंकर ने पुणे को माना है। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करते हैं तो किसको इन्होंने माना है? सरहपा को माना है। और राम कुमार वर्मा जी ने शंभू को माना है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए आप आगे बढ़ते चलें। प्रश्न संख्या 36 है भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार कौन है? तो आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। गियर्सन इज राइट आंसर। अब भाषा सर्वेक्षण, बोले सर भाषा सर्वेक्षण गियर्सन, सर्वेक्षण गियर्सन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास की कथा का आधार की स्वीकृति से लिया है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। चंदायन के आधार पर इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पुनर्नवा उपन्यास की रचना की थी तो चंदायन के आधार पर की थी। पुनर्नवा, चंदायन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है कि गासादा तासी कृति इस्तवार दालत इतर हिंदुस्तानी भाषा का अनुवाद किसने किया था? इसका जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। लक्ष्मी सागर बार्सडे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने अब किसको एक्चुअली बताया था ना कि गासादा तासी की बात करते हैं, और जब इनका इतिहास लिखा गया इस्तवार दाला, तो दा तासी दाला, दादा मिलाइए। और लेन देन दे ल्या दयाला, कहते हैं ल्या और ल्या दा कब होता है? लक्ष्मी से होता है। तो लक्ष्मी फा लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी सागर बार्सडे को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्होंने इसका अनुवाद किया था। किशोरदास वाजपेयी की बात करते हैं तो आपने देखा था जॉर्ज गैरिसन द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, द मॉडर्न मोनोलॉजिकल लिटरेचर। तो मॉडर्न कौन होता है? किशोर किशोरी होता था। मैंने इसका भी आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या है ना 38 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि मेरुतंग कृति प्रबंध चिंतामणि के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास लिखा गया था? और आपका जवाब आ गया कि सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। चारचंद लेख इज राइट आंसर, है ना। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि पर कौन सी? तो बोले सर, चिंतामणि पर चारचंद लेख लिख दिया गया। चारचंद लेख, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर, विकल्प डी पर ध्यान रखें। विकल्प डी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद का नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, ध्यान में रखिएगा। काव्यधारा राहुल की, मिश्र बंधु विनोद, है ना।
और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गण लोग थे गणपत चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए वैज्ञानिक गण, मैं हमेशा आपको इसे याद करने का प्रयास करता हूँ और मेरी क्लू यही है, वैज्ञानिक गण। प्रश्न 41 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आपको जवाब देना है, कौन सी समस्या थी, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 41 का जवाब दीजिए। अब बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें विकल्प डी की, तो विकल्प डी में देख रहे हैं नामकरण एवं काल विभाजन की समस्या, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य में बात करते हैं ना, तो हिंदी साहित्य को इतिहास लिखते समय सबसे बड़ी समस्या यही थी कि नामकरण करना और उसका काल विभाजन करना, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में रचनाकार सुमेलित नहीं है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। परमाल रासो है ना, जगनिक का है। चंद्रबरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है, ध्यान में रखिएगा। बाकी खुमार रासो दलपत विजय का, खूब मारपीट करते हैं जिसके दल के पद की विजय होती है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट से बीसल देव होता है नरपति, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी आप स्टार लगा के अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न का 43 है कि विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विद्यापति को रहस्य करने वाला यानी कि सर्वप्रथम रहस्य किसने कहा है? तो बिल्कुल सही जवाब आ गया सर, विकल्प गियर्सन इज राइट आंसर, है ना। तो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? गियर्सन ने कहा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 44 है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक जात ढूंढ लेती है, कथन किसका है? आपको जवाब देना है और फौरन आप सबका जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बात करें इसको तो कैसे दिमाग में बैठाना है, देखिए हिंदू समाज में 1000 जात होने के बाद भी अपने से नीची जात लोग ढूंढ लेते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि गोरी सेवा सेज पर मुख पर डाले केस, उसके आगे ढेर सारी चीज़ें हैं, फिर रैन भरी चौदेश। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कहा है? आपको जवाब देना है और थोड़ा सा देख लीजिए पूरे प्रश्न को, फिर इसका जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज राइट आंसर। इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने यह पंक्ति कही है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 46 है कि जायसी ने अपने किस ग्रंथ में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? और आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी क्या है? आखिरी कलाम इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आखिरी कलाम में जायसी ने बादशाह बाबर का वर्णन किया है। ठीक है, प्रश्न का 47 है कि सूरदासी किस कृत में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? आपको जवाब देना है और प्रश्न का 47 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की, तो विकल्प बी साहित्य लहरी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो साहित्य की लहरी होती है ना, उसमें दृष्टि कूट कर रखी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों दृष्टिकूट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा ना कि इसका अर्थ जो है बड़े गुण से निकाला जाता है। हरि आहार चल जात, हरि का आहार मास है, तो मास माने महीना, ऐसे कुछ रहता है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा, साहित्य लहरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 48 है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कथन किसका है? आपका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। महावीर, है ना, प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। अंतःकरण में कौन रहते हैं? तो भैया महावीर के। अंतःकरण में किसके? बोले महावीर के। महावीर ने सीना फाड़ के दिखा दिया था ना अंतःकरण, तो ऐसे कुछ क्लू बना के रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 49 है कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन हैं? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विभूति नारायण राय इज राइट आंसर, है ना। वर्तमान में साहित्य क्या है? बोले वर्तमान में साहित्य एक विभूति है, विभूति फॉर विभूति नारायण राय। ठीक है, प्रश्न क्या 50 है मणिकर्णिका की आत्मकथा किसकी है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तुलसीराम इज राइट आंसर। अब मणिकर्णिका किसकी? बोले मणिकर्ता तो तुलसी की है, मणिकर्णिका तुलसी की, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 51 है कि हिंदी में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का अपलम सुनने को मिला था? आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। नूर मोहम्मद को मिला था, ध्यान में रखिएगा। कौन सी रचना थी? इंद्रावती थी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 52 है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न है और जवाब दीजिए। बड़े तेजी के साथ जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। गोविंद नारायण मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब।
अब गोविंद और नारायण जिसमें मिक्स होंगे ना, वही बाण और दंडी लेकर गोविंद नारायण आते हैं। तो बाण लेकर कौन आता है? गोविंद नारायण, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो आपको जवाब देना होगा। बड़ा आप कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। टेम्पेस्ट इज राइट आंसर, है ना। इंदुमती पेस्ट लगाती है, पेस्ट की छाया ध्यान में रखिएगा, टेम्पेस्ट। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में कौन धीरोदत्त नायक है? आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भीमसेन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। धीरधन उद्दत है, धीर है ना, धैर्यशाली हो, उद्दत हो, चपल हो, उग्र हो, दम्भी हो, अहंकारी हो, जैसे भीम जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन है? यानी गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। निर्मला बुराड़िया इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, गुलाम मंडी में क्या होता है? बुराड़िया होता है, बुराड़िया, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि वह अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये बिल्कुल किसकी पंक्ति है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। देव इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको बैठाया जाए? तो देखिए, अभिधा उत्तम है, काव्य मध्यम है, किसमें? बोले सर देव में। देव फार देव को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 57 है और कई बार मेरे द्वारा पूछा भी जा चुका है और परीक्षा में भी पूछा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? और आपका जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मधुमक्खी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जो मधुमक्खी का डंक होता है, तो मधुमक्खी का डंक ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि रूप की बात कर रहे हैं। संधि रूप क्या होगा? और संधि में अगर विच्छेद देखा जाएगा तो विकल्प बी इज राइट आंसर। दुह धन धन बराबर दुर्जन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है कि लिंग किस भाषा का शब्द है? और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और चिन्ह का मतलब होता है जिससे स्त्री पुरुष या नर मादा का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध में एक सत्य है। अब निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? कौन कौन से दो? तो उसी को पूछ रहा कौन है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को सही किया जाए। लल्लू और सदल इज राइट आंसर, है ना। ये बिल्कुल फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा के मुंशी पद पर नियुक्ति थे, है ना। तो लल्लू और सदल, मैंने बताया था लल्लू टाइप के लोग एक तो थे और दूसरे पगल टाइप के लोग थे। तो पगल फार ध्यान में रखिएगा, सदल मिश्र को ध्यान में बैठा लीजिएगा। तो लल्लू और सदल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में कौन आदिकाल का नाम नहीं है? आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो गद्य काल जो है आदिकाल का नाम नहीं है, बल्कि गद्य काल तो आधुनिक काल का नाम है। बाकी चाणकाल, बिरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीज बपन काल, ये सब तो बिल्कुल आदिकाल के नाम हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा, यानी कि सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्व धन अर्थ को कहते हैं स्वार्थ। आ मिलकर के दीर्घ स्वर संधि, है ना, स्वार्थ। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जागृत अशुद्ध है ना। इसका जो शुद्ध रूप होता है जागृति, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में कौन विकल्प असंगत है? आपको जवाब देना है। 64 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पुरी देवी देव, ये व्यक्तिवाचक नहीं है बल्कि जातिवाचक है। पुरी कहने से जितने भी पुरी टाइप के नगर हैं सबका बोध होता है। देवी में सभी देवियों का, देवताओं में सभी देवों का, है ना। तो ये जात सूचक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में कौन एक पुल्लिंग है? आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गिरी, है ना। गिर पुल्लिंग है, गिर माने होता है पर्वत। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में किसका स्त्रीलिंग रूप अशुद्ध है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। नेता का नेति नहीं होता, बल्कि नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री होता है। बाकी नेता का नेत्री होता है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी जो है अशुद्ध है।
बाकी कर्ता का कर्ती, धाता का धात्री, दाता का दात्री सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में किस वाक्य में कर्म कारक है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, लगा लीजिए, है ना। निम्न में किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? अब आपका जवाब आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मैंने हरि को रुपया दिया, और किसी को देने के अर्थ में हो तो उसमें संप्रदान होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बुलाना के अर्थ में कर्म है, बाघ को मारना के अर्थ में, चोर को पकड़ने के अर्थ में भैया कर्म कारक है, लेकिन देने के अर्थ में कर्म नहीं होता है, बल्कि, है ना, क्या होता है, संप्रदान होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में सर्वनाम कितने होते हैं? आपको जवाब देना है। यहाँ पे सर्वनाम के भेद नहीं, बल्कि सर्वनाम कितने हैं। तो आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी 11 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है में सिंदूरी शब्द है, और आपका जवाब भी आ गया सर, पर विशेषण है। विशेषण क्या है? लाल, और लाल में सिंदूरी लाल, विशेषण पर विशेषण है, इसलिए पर विशेषण ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है? आपको जवाब देना है। आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 70 प्यारा सा प्रश्न है, और आपका जवाब आ गया, सीता सो रही थी। ये संदिग्ध भूत नहीं है, बल्कि सीता सो रही थी। अगर भूत की बात करते हैं तो अपूर्ण भूत होगा। ठीक, यही असंगत है। ठीक। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में अलकतरा, आलपीन, तंबाकू और चाबी शब्द है। आपको जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा सर, पुर्तगाली शब्द है। अलकतरा लग जाएगा गाली दोगे, आलपीन चुप जाएगी, तंबाकू खा के व्यक्ति गाली देता है, चाबी खो जाएगी तो गाली, तो गाली फार पुर्तगाली शब्द है, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 72 है कि 24, 34 एवं 26 में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 24, 34 इसमें विकल्प सी द्वंद्व समास है। 24, 20 और 4, 4 और 20, 34, 30 और 4, 26, 20 और 6, तो और छिपा हुआ है, इस कारण से द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं में वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? आपको जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प को लॉक किया जाए। सरल वाक्य इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 74 का ना विकल्प बी, मैं गाने की कसरत करता हूँ, ये बिल्कुल असंगत है, बल्कि गाने का अभ्यास होता है या रियाज होता है, ये सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, सही है ना। मिठाई लेकर लड़का दौड़ता हुआ आया, ध्यान में रखिएगा, पाया है तो खुश होगा। पुलाव बहुत लजीज चीज़ है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और आज की प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, तो एक तरह से एक प्रश्न आप कह सकते हैं प्रयोग है, और प्रयोग अगर सफल रहा तो आगे से इसी तरह से फास्ट प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल जैसे पूर्वोक्त था, समय लेकर के विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक तरीके से कराया जाएगा। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दर्ज करिएगा। ठीक है, चलिए। शुद्ध विकल्प नहीं है, संख्या 75 का जवाब आपको देना है, और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी। देखिए, भू इला उर्वी तो बिल्कुल पृथ्वी का है, लेकिन प्रसून आ गया फूल का, इसलिए संख्या 75 का विकल्प बी असंगत है। ठीक है, चलिए। संख्या 76 है कि जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द होगा। अब जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो विकल्प बी, मुमुक्ष इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। आगे संख्या 77 है कि निम्न में बेमेल कौन सा है? अब कौन सा बेमेल है यानी कि सही नहीं है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 77 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मुंह की खाना। अब मुंह की खाने का मतलब होता है गहरी दोस्ती से नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। मुंह की खाना का मतलब होता है गहरी दोस्ती नहीं, बल्कि मुंह की खाना का मतलब होता है बुरी तरह से पराजित होना, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो इस तैयारी को आप लोगों को इसी तरह से और भी बेहतर से बेहतर आपको करना है। ठीक है, चलिए।
अब आगे प्रश्न संख्या 78 है कि रीत काल के कवियों का सही क्रम कौन सा है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर रीत काल के कवियों का सही जवाब की बात करते हैं तो विकल्प ये है ना, केशव, बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। मैंने आपको बताया था KBC में, है ना, KBC में, है ना, KBC में, है ना, तो केशव, बिहारी, चिंता, भूषण, मती। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि रीत काल का वह कौन सा कभी अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं नहीं जम सका, तो आपको जवाब देना है। और प्रश्न संख्या 79 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, देव इज राइट आंसर। देव कहीं नहीं जम सके थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि कुंदन के रंग फीको लागे, झलके सब अंगन, चार गुराई पंक्ति किसकी है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मतीराम इज राइट आंसर, है ना। देखिए कुंदन का रंग भी फीका लगेगा कब, जब मत में राम बैठ जाएंगे ना तो कुंदन का रंग फीका लगेगा। ध्यान में रखिएगा कि मत में राम है तो कुंदन का रंग फीका लगेगा। ठीक है, चलिए। कनक छरी सी कामनी काहे को कटछीन पंक्ति किसकी है, और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आलम इज राइट आंसर, है ना। अब कनक छरी सी कामनी कौन चाहता है, बोले सर पूरा आलम चाहता है, तो आलम फार आलम को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 82 कि बिहारी सत्सई कृति किसकी है, यानी किस प्रकार की कृति है, इसकी शैली क्या है, तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मुक्तक का भी राइट आंसर, है ना। बिहारी सत्सई क्या है, मुक्तक है। कुछ लोग कहते हैं 719 दोहा, कुछ लोग कहते हैं 713 है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 83 आप सबके स्क्रीन पर है और सोच समझकर आपको जवाब देना होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, फूलों का गुच्छा, है ना। और इनकी एक और ब्रजभाषा खड़ी बोली में लिखी गई रचना है बकरी बिलाप। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 की अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है, आपको जवाब देना है। और प्रश्न संख्या 84 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रिय प्रवास इज राइट आंसर, है ना। अयोध्या प्रसाद की किस कृति पर मंगला मिला, बोले प्रिय प्रवास। प्रिय पर भैया देखो मंगला प्रसाद किस पर मिलेगा, बोले प्रिय पर मिलेगा, तो प्रिय फार प्रिय प्रवास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, किसकी पंक्ति है, जवाब दीजिए। और मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि मैं संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, मैं फार मैं तीसरा गुप्त को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 86 के निम्न में से किसने खड़ी बोली को नीरस और कटु कहा है। अब खड़ी बोली को नीरस और कटु किसने कहा है, मैंने आपको बताया था और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर। अब देखिए जो व्यक्ति ना किसी पद पर बैठ गया तो उसकी बोली नीरस और कटु होती है, कब किसको क्या बोल दे अपने पद के मद में इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 है कि एक फूल की चाह शीर्षक कविता किसकी है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर। एक फूल की चाह है कि सियाराम की शरण में जाए और एक पुष्प की अभिलाषा है कि माखन से बन जाए, माखन लाल चतुर्वेदी। तो एक फूल की चाह है कि सियाराम की शरण में, सियाराम शरण गुप्त ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 88 कि सर इस करुणाकृत हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, प्रसाद के किस कृति से ली गई है, देखो, है ना, ये कभी कोई पुस्तक किसकी पंक्ति है तो प्रसाद जी की है, और किस, है ना, कृति से है, अब आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आंसू से ली गई है। और आंसू की बात करते हैं ना तो आंसू तू पोंछ तू पोंछ तू पाँच 1925 में लिखी गई है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 कि भारवी के माता पिता हैं, अब भारवी जी के माता पिता कौन है, आपका जवाब आना चाहिए और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, सुशीला और सिरधर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 कि निम्न में रचनाकार असंगत हैं, और आपका जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, काव्य प्रकाश की रचना मम्मट ने किया है, जयट ने नहीं किया है, साहित्य दर्पण पूरा विश्व देखता है, नैषध हर्ष है, शिशुपाल का पद माघ में होता है, माघ की रचना है, सब बिल्कुल सही है, लेकिन विकल्प ये है ना, काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो मम्मट का है।
है ना, ये ध्यान में रखिएगा। काव्य प्रकाश यहाँ पे होना चाहिए, शास्त्र नहीं बल्कि काव्य प्रकाश, है ना। तो काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है, जेठ का नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में कौन सा पात्र असंगत है। अब आपको जवाब देना है कि कौन सा पात्र असंगत है, और आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। उत्तम रामचरितम में राम सीता लव कुश तो है लेकिन रावण नहीं है, इस कारण से असंगत है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें प्रश्न में चतुराई रखी गई थी, इस कारण से ढेर सारे भाई बहन भटक सकते हैं और भटके भी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। ऋतु संहार की बात करते हैं तो इसमें 6 अंक नहीं बल्कि 6 सर्ग हैं। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं, कृतार्जुनीय में 18 सर्ग हैं, ये सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि आकथितम चा सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। तो विकल्प ए प्रथमा विभक्ति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 क्रिय धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। करोश इज राइट आंसर। क्रिय धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा करोशी। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 है कि राम शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, सप्तमी एक वचन रूप होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर राम शब्द का सप्तमी एक वचन रूप विकल्प बी रामे। ठीक है, रामे रामयो रामेशु। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि 18 उपन्यास किसकी कृति है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए राजेंद्र यादव। 18 उपन्यास किसके हैं, बोले सर राजेंद्र यादव के हैं। ध्यान में रखिएगा कि राजेंद्र यादव के 18 उपन्यास, 18 उपन्यास किसके, बोले सर राजेंद्र यादव को। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 97 कि निम्न में कौन सा रेखा चित्र असंगत है, आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 97 आप सबकी स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। रेखाएं बोल उठेंगी, है ना, महादेव वर्मा का नहीं बल्कि देवेंद्र से, देवेंद्र को देखते ही रेखाएं बोल उठेंगी। तो देवेंद्र सत्यार्थी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 निम्न में जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास, है ना, डायरी शैली में लिखा गया है। तो जैनेन्द्र जी का डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाख किया जाए। जयवर्धन इज राइट आंसर। जयवर्धन डायरी में, जैनेन्द्र का जयवर्धन डायरी में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि श्रीलाल शुक्ल कृति राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। रिपोर्ट ताज शैली यानी कि रिपोर्ट शैली में, है ना। अब देखिए दरबार जब होता है दरबार की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट फॉर रिपोर्टाज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि पत्रिका एवं संपादक सुमेलित नहीं है। तो कौन सी पत्रिका और उसके संपादक सुमेलित नहीं है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाख किया जाए। दरोगा दफ्तर बात करते हैं कृष्णलाल वर्मा का नहीं है बल्कि रामलाल वर्मा का है। ठीक है ना, देखिए दरोगा दफ्तर की बात करते हैं तो दफ्तर में जो दरोगा है वो रामलाल को बुलाते हैं, रामलाल इधर आओ, रामलाल उधर आओ, है ना। देखे भी होंगे सीरियल वगैरह में रामलाल ज़्यादा मिलते हैं। तो रामलाल वर्मा को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 101 है कि छत पर अर्पणा उपन्यास किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाख किया जाए। इला डालमिया इज राइट आंसर, है ना। छत पे अर्पणा क्या करती है, बोले इल्मिया, इला इला, है ना। छत पे लाने के लिए अर्पणा को इला ओला बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि अमरकांत एवं समरकांत किस उपन्यास के पात्र हैं। तो आपको जवाब देना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। कर्मभूमि इज राइट आंसर। अमरकांत समरकांत, देखिए कर्म में व्यक्ति कर्मभूमि पर जब पड़ जाता है तो कर्मभूमि में पढ़ करके व्यक्ति अमर से समर होता है और समर से अमर होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि विनोद कुमार कृति एक नौकर की कमीज उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। दफ्तर के पारिवारिक एवं बाबुओं की विचारगी का अंकन किया गया है, यानी कि जो दफ्तर है ना, दफ्तर का वातावरण आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 104 है कि हिंदी की प्रथम कहानी एवं प्रस्तोता कौन माने जाते हैं, आपको जवाब देना है।
और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर कौन, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि जमींदार का दृष्टांत राजेंद्र बढ़वालिया, है ना। ये अगर जमींदार का दृष्टांत की बात करते राजेंद्र बढ़वालिया नहीं बल्कि रेमंड जे न्यूटन होना चाहिए था, है ना। ये तो लेखक हैं, है ना, बल्कि रेमंड जे न्यूटन यहाँ पर आना था कि प्रथम प्रस्तोता। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। इंदुमती रामचंद्र शुक्ल ने, प्रणय पीड़ा बच्चन ने, एक टुकड़ी भर मिट्टी जयशंकर प्रसाद ने माना है। तो सब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 105 है कि बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर कृष्ण बलदेव वैद्य ने कौन सी कहानी लिखी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी हमारी बुढ़िया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 106 है कि मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी एवं कबूतर खाना एकांकी किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर सारी रचनाओं का अगर देखा जाए तो विकल्प सी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल, है ना, क्या था, विकल्प सी था, जगदीश चंद्र माथुर था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि निम्न में कौन मिश्र बंधु में नहीं आते हैं। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मैंने 20 बार आपको बताया है कि सर बिहारी मिश्र बंधु में नहीं आते हैं, है ना। कौन है, श्याम सुख गणेश, श्याम सुख गणेश हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। कृष्ण बिहारी उसमें नहीं आते हैं, ना तो राज बिहारी आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 108 है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत शास्त्री इज राइट आंसर। अब हिंदी साहित्य की विवेचना कौन करता है, तो विवेचना सूर्यकांत शास्त्री करते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 109 है कि मिश्र बंधु विनोद 1913 को साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी है। इन्हीं की मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। तो एक का मतलब है नामवर सिंह, जो नामवर व्यक्ति होते हैं ना वो हिंदी साहित्य के पंचांग कहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 110 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के विषय में इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है, ये कथन किसका है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जयनंद कुमार इज राइट आंसर, है ना। जुटाया, जगाया, जयनंदर, है ना, जा देखिए ढेर सारे मिल रहे हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न 111 है कि सर्वप्रथम देवबड़े बिहारी विवाद को जन्म किसने दिया है। आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने सबसे पहले देवबड़े बिहारी बड़े विवाद को जन्म दिया है, ठीक है। प्रश्न 112 कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन से हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रभाकर छोत्री इज राइट आंसर, है ना। तीसरी आंख से प्रभा करो, ठीक है, प्रभाकर। प्रश्न 113 है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी 5 भागों में, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, का से मा तक, ठीक। प्रश्न 114 है कि निम्न में सही युग्म नहीं है। अब कौन एक सही नहीं है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 114। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है, बल्कि भुक्तिवाद की बात करते हैं तो भट्ट नायक का है। तो नायक भुक्ति करता है, भोग करता है, ध्यान में रखिएगा। उत्पत्ति के समय लुल होता है, शंका होती है अनुमति की, और कुछ लोग कहते हैं कि अनुमति लीजिए शंख बजाने की, है ना। अभिनव अभिव्यक्तिवाद, जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 115 कि तरु रिपुधर देख के विरहीन ती अकुलाय में कौन सा दोष है। और आपका जवाब भी आ गया अक्षर विकल्प है ना, किसको, डी को लॉक किया जाए, क्लिष्टत्व दोष, है ना। अब क्लिष्टत्व दोष का मतलब होता है जब कोई पंक्ति दे दी जाए और उसको नियम द्वारा उसका अर्थ निकाला जाए, है ना, तब असाधारण तरीके से उसका अर्थ ना निकले तो क्लिष्टत्व दोष होता है। जिस तरु रिपु, तरु माने वृक्ष का, रिपु माने शत्रु, कौन होता है, आग होता है। तो आग का रिपु कौन होता है, जल होता है। और जल को देख करके, बादल को देख के, वर्षा के देख के विरहीन का ती मन हृदय अकुला रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़े कठिनाई से इसका अर्थ समझ में आ रहा है, इसका अर्थ इसमें क्लिष्टत्व दोष है, ठीक है। चलिए प्रश्न 116 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है, आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तद दोषो, है ना। तद कहते मम नहीं तद दोष, मम नहीं तद दोष, यानी कि मम्मट का है, ध्यान में रखिएगा, है ना, कुंतक का नहीं है, यही असंगत है।
शब्दार्थ सहित मामा। वाक्यम विश्वम रमणी जगन्नाथ। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 117 है कि काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बामन इज राइट आंसर, है ना। काव्य के दोष की परिभाषा सबसे पहले बामन दिया था, बामन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 118 की वेशभूषा के आधार पर जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आहार्या इज राइट आंसर। वेशभूषा को आहार्या कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 119 है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना। तो आपका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आचार्य भट्टनायक इज राइट आंसर। साधारणीकरण किसका होता है? नायक का होता है। साधारणीकरण नायक का होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 120 है कि काव्य शोभा धर्मान अलंकारान प्रचिते किसका कथन है? तो आपका बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, दंडी। काव्य शोभा धर्मान अलंकारान दंडी, दंडी, है ना। प्रश्न संख्या 121 है चित्त तुरंग न्याय किस आचार्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो चित्त तुरंग न्याय की बात जब भी आएगी तो शंका होगी, और शंका फर शंकुक का। ठीक है, चित्त तुरंग न्याय, है ना, शंकुक। प्रश्न संख्या 122 है कि निम्न में कौन वर्णिक छंद है ना। तो शेष सभी मात्रिक है, वर्णिक कौन है? विकल्प सी सवैया, 22 से 26 वर्ण। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न संख्या 123 है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त का विरोधी मैंने बताया है विश्ववार की ब्योरा विश्व है। जो उल्टा व्यक्ति होता है ना, टेढ़ा व्यक्ति होता है, उसका सब विरोधी है विश्व। तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रखिएगा। तो आगे प्रश्न संख्या 124 है कि दृग उजरत टूटत कुटुंब चुरत चतुरचित प्रीति में कौन सा अलंकार है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 124 का विकल्प बी इज राइट आंसर। असंगति अलंकार है। दृग उलझ रहा है, कुटुंब टूट रहा है, प्रीति जुड़ रही है, तो असंगत है कि कार्य कहीं हो कारण कहीं हो। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और प्रश्न संख्या 125 और आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है कि बंधु होई न मोर यह काला में कौन सा अलंकार है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अपहनुत अलंकार इज राइट आंसर। यानी कि जो है उसका निषेध कर दिया जाए और जो नहीं है उसका आरोप कर लिया जाए कि बंधु होई ना मोर यह काला, ये मेरा बंधु नहीं है बल्कि मेरा काल है, बल्कि मेरा मृत्यु है। ये ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था? सुग्रीव ने कहा। किसके विषय में? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बाली के विषय में कहा था, बंधु होई न मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।